हेलो ऑल। वेलकम टू एडुटेप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मीन्स आंसर राइटिंग सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 40 में जीएस 2 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा जो विजय बैच इनिशिएटिव है, ये 45 डेज का एक प्रोग्राम है, जहां पर हम आप बच्चों को 180 क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप लोग इनके आंसर लेकर हमें वापस भेज रहे हैं, हम उनको रिव्यू कर रहे हैं। और इस पूरे इनिशिएटिव का अल्टीमेट एम क्या है कि आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू हो जाएं। ठीक है। और एचपीएस मेंस में जो आपका रैंक है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाए। तो हमारा एक जो इनिशिएटिव है, इसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो डे 40 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हमारी जो पूरी डिस्कशन है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग, जहां पर हम कहते हैं कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आप 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना देगा और आपकी आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इंप्रूव कर देगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो ये 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग वाली वीडियो देख सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक इंडियाज रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारा नेबरहुड है और मिडिल ईस्ट कंट्री, उनके साथ जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा पहला। जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का लिए, क्योंकि हम पिछले 1 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं अखबारों में कि बार बार इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बातें होती हैं। तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है। और इसकी वजह क्या है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे 60 वर्ड का पूछा गया है 4 मार्क्स में। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई ऐसा हैवी इन्होंने कीवर्ड नहीं पूछा है आपसे। तो आपने पहला स्टेप क्या किया कि कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके बारे में ही आपको जो नोट है वो अपना मेंशन करना है। देखिए, बहुत हम एक कंसिस्टेंट बेसिस पर इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं और बार बार ये चीज़ें आपकी रीसर्फेस होती हैं। ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके पीछे मेन कारण क्या है कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, ये बहुत अच्छे तरीके से डिमार्केटेड नहीं है, ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है। और कोई म्यूचुअली एग्रीड दोनों कंट्रीज के द्वारा, दोनों के द्वारा एग्रीड कोई ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है जिसको दोनों अपनी एक फिक्स बाउंड्री माने। ठीक है। दोनों ही कंट्रीज अपनी बाउंड्री को डिफरेंट डिफरेंट मानते हैं और उस पर क्लेम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट आता है। वैसे तो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है मोर देन 3500 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको बहुत छोटी मानते हैं वो। और वो मानते हैं कि तिब्बत हमारा पार्ट है, लद्दाख में अक्साई चीन वाला पार्ट हमारा है। ठीक है। सिक्किम वो अपना कई बार मानते हैं और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी उनका क्लेम रहता है। और बाउंड्री डिस्प्यूट वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, लद्दाख वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा है, जॉनसन लाइन जहाँ पर आती है। और ईस्टर्न सेक्टर में अलॉन्ग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी, मैकमोहन लाइन के पास भी काफ़ी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का था, तो यहाँ पर अगर आप बता दें कि देखो कौन से सेक्टर में किस पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन पर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो भी आप एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, उसको फुलफिल कर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर कंटेंट आपको ज्यादा देना है। और देखिए, क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपने कि आप रीसेंट कंटेक्स्ट जो है वो आप इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन अ बॉर्डर डिस्प्यूट एट मल्टीपल फ्रंट्स। और वही मल्टीपल फ्रंट्स फिर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन आपका वही होता है जहां पर आप कम शब्दों में सारे डायमेंशंस को कवर कर जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। It is from the topic bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and affecting India's interest। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कोविड-19 के टाइम पर ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और ये काफ़ी न्यूज़ में रही है इसकी वेरियस टर्म्स की वजह से, वेरियस एक्टिविटीज़ की वजह से ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसको बनाया गया था एक ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फ्रेमवर्क बनाने के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज उठे हैं और खासकर जो इसने रोल प्ले किया है कोविड-19 के टाइम पर, उस पर तो इस पर काफ़ी गंदे गंदे क्लेम भी आए हैं। ठीक है। तो आपने बताना है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक काफ़ी जो एलिगेशन है वो रखी गई ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन परस्यूड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंटेक्स्ट के साथ अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जहाँ पर आप डेफिनेशन बता दो, आप कोई फैक्ट दे दो, या फिर आप कोई कंटेक्स्ट बता दो। तो यहाँ पर आपने बोला कि देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर डब्ल्यू एच ओ काफ़ी न्यूज़ में रहा और ये कुछ इश्यूज़ की वजह से न्यूज़ में रहा।
अब ये इश्यूज कौन कौन से हैं कि कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक क्लियरली डिफाइन कर दे कि क्या डब्ल्यूएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसकी पावर है, क्या इसकी ऑब्लिगेशन है। उसके साथ साथ जो डब्ल्यूएचओ है ये एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसके डिसीजन बाइंडिंग है, इसके डिसीजन रिकमेंडेटरी है नेचर पर, ठीक है। ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसकी रिकमेंडेशन माने या ना माने। इसके साथ साथ पेंडेमिक के टाइम पर जो इसका मेन रोल था वो था सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन और गाइडेंस देना, लेकिन वो कई बार फेल हुआ है इस पर्टिकुलर ड्यूटी को निभाने में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का जो बजट है वो लगभग $2 बिलियन का था इन 2019, और ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मैनी नेशंस हेल्थ बजट। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि डब्ल्यूएचओ एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उतना बजट उसके पास नहीं है कि वो कोविड-19 पेंडेमिक जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज को टैकल कर पाए, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को टैकल कर पाए। तो डब्ल्यूएचओ के हम बहुत सारे एलिगेशन सुनते हैं कि जैसे ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पर बहुत कम रोल प्ले करता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 60 वर्ड का है, तो आपको इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वही आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, जीएस2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन कंटेम्पररी टाइम्स। आपको बताना है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से इंडिया परस्यू कर रहा है, उसका कंटेम्पररी टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर क्या रेलिवेंस रह गया है, और आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या वो रेलिवेंट है, तो आपको अपने पॉइंट देने हैं, क्या वो रेलिवेंट नहीं है तो भी आपको अपने पॉइंट देने हैं। तो यहाँ पर देखो 3 कीवर्ड है पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। क्रिटिकली एग्जामिन एक कीवर्ड है, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों वाली साइड लेनी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट ये एक कीवर्ड है, एंड कंटेम्पररी टाइम्स, प्रेजेंट टाइम एक कीवर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप बता देंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या। बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर बनी थी। कोल्ड वॉर कौन सी वॉर, वो वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रही थी, लेकिन वहां पर कोई एक्चुअल वेपन का यूज नहीं हुआ था, ठीक है। वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ विद एदर द यूनाइटेड स्टेट और द सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं पहले और अब का रशिया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट रहे या फिर न्यूट्रल रहे, इन्होंने किसी पर्टिकुलर साइड की तरफ ये नहीं गए, अलाइनमेंट इन्होंने नहीं शो करी, ठीक है, तभी इनको नॉन अलाइंड कहते हैं। और ये स्टिल रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि जो इनकी फिलॉसफी है ये इम्फेसाइज करती है ऑन स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। ये कहती है कि देखो हम किसी मेजर पावर के साथ खुद को अलाइन नहीं करने वाले, वी आर अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अभी भी हमारे फॉलो होते हैं। उसके साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, इनके जो एक्सपीरियंस हैं पास्ट के या जो इनकी एस्पिरेशन है फ्यूचर के लिए, वो काफ़ी सिमिलर है। तो अभी भी ये लोग अगर इकट्ठे हो पाएंगे तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो फीचर, इनकी जो करेक्टरिस्टिक है, जो इनकी आगे की रिक्वायरमेंट है, वो किसी डेवलप्ड कंट्री से नहीं मिलती या वो किसी मेजर पावर से नहीं मिलती, बल्कि वो सिमिलर टाइप की दूसरी कंट्री से मिलती है, ठीक है। जो नेम है इसका अभी भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके लीडर्स मिलें और एक दूसरे की जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करें, एक पूरा प्लेथोरा बनाएं, एक पूरी एक कमिटमेंट बनाएं, ठीक है। देन नेम जो उसकी रेलिवेंस है वो कम भी होती जा रही है, बिल्कुल हमें कुछ एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे, देखो कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, वर्ल्ड ऑर्डर अब मल्टीपोलर हो चुका है, अब हमें बहुत सारी मेजर पावर देखने को मिलती हैं, तो फिर नेम की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि नेम कब बना था, जब दो मेजर पावर थे और आपको किसी एक की साइड लेनी थी। उसके साथ साथ अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो नेम की जो क्रेडिबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है कंट्रीज का नेम के ऊपर, वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसने उनकी प्रॉब्लम्स को उतने अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया है जितने अच्छे तरीके से इसको टैकल करना चाहिए था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मेंबर कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं बन पाया है, ठीक है, सभी कंट्रीज अपनी अलग अलग चाल चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए जहां पर हमें ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नेम, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल एससीओ, G20। तो इस वजह से नेम की जो रेलिवेंस है वो कम होती जा रही है। देखिए यही होता है स्मार्ट आंसर, जहां पर आपने दोनों ही डायमेंशन को कवर कर लिया कि हाँ उसकी रेलिवेंस कम हो रही है, नहीं उसकी रेलिवेंस कम नहीं हो रही, और फिर आपने लास्ट में बोलना है कि अगर हमें नेम को रिवाइव करना है तो इंडिया को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बना था तब भी इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और अब भी इंडिया को वो रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। नेम को रिवाइव करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग देनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज बायलिटरल, विच इज फ्रॉम द टॉपिक बायलिटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। The European Union and India partnership has been slow moving and fragmented, struggle to maintain momentum,
identify and explain the challenges and opportunities in India EU relationship. देखिए over last few lectures we have covered various dimension of IR. सिर्फ एक डायमेंशन बची थी, वो थी इंडिया EU रिलेशन. तो उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है. द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया पार्टनरशिप ये स्लो मूविंग है, फ्रेगमेंटेड है और अभी भी मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पा रही है. पहले आपको इस लाइन को जस्टिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट माइक्रो पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. पहले आपको चैलेंजेस बताने पड़ेंगे और फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज बतानी पड़ेंगी. ये थर्ड हो गया अपॉर्चुनिटीज जो आपको बतानी पड़ेंगी विन इन द इंडिया यू रिलेशनशिप. देखिए अगर आप माइक्रो पार्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा. और देखिए क्या होता है कि बड़े क्वेश्चंस में जब भी हम आंसर लिखना शुरू करते हैं और हमने माइक्रो पार्ट आइडेंटिफाई नहीं किए हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा लिख देते हैं और बाकी दूसरे पॉइंट पर कम लिख पाते हैं. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही माइक्रो पार्ट आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि आप उनको अच्छे से एड्रेस कर पाओ. ठीक है. तो इंडिया यू रिलेशनशिप के बारे में हमको पहले बताना पड़ेगा कि ये 1960 से चल रही है. ठीक है. और इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने यू के साथ एक अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन किया था. और ओवर द ईयर हमारे बीच में डिफरेंट बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं. लेकिन अभी भी हमारी जो रिलेशनशिप है इसको बोला जाता है कि ये स्लो मूविंग है, फ्रेगमेंटेड है और अभी भी अपना जो मोमेंटम है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है. ठीक है. डिस्पाइट द रोबस्ट स्टार्ट इन 2000 द इंडिया ईयू पार्टनरशिप लॉस्ट मच ऑफ इट्स मोमेंटम. क्यों? क्योंकि इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशन है विद ईयू मेंबर स्टेट वो ज़्यादा अच्छे हैं. सिंगल कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू द यूनियन. तो हम बायलेटरल रिलेशंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एज कंपेयर टू दी बेटर रिलेशन विद द ग्रिपिंग इटसेल्फ. ठीक है. उसके बाद इंडिया और ईयू इनका नेबरहुड के साथ अपना प्रीऑक्यूपेशन काफ़ी ज़्यादा है. अभी भी जैसे इंडिया है वो अपने नेबरहुड में एक्सपोर्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है. तो एक दूसरे के साथ इनका अभी जो रिलेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है. अभी भी जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी भी प्रोग्रेस में नहीं है, हमने साइन नहीं किया है. और इटालियन मराइन का जो इंसिडेंट हुआ था 2012 में उसके बाद इटली और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अफेक्ट हुए थे जिन्होंने इंडिया की ईयू के साथ टेंशन भी बढ़ा दी थी. इसके साथ साथ ईयू ने अपनी अटेंशन चाइना की तरफ काफ़ी रखी हुई है, उनका की पार्टनर है वो. तो इंडिया के रिलेशन काफ़ी इतने अच्छे नहीं रहे हैं. फिर आते हैं हम सेकेंड माइक्रो पार्ट पर. देखिए हमने अपना पहला माइक्रो पार्ट एड्रेस कर दिया कि वाई वी आर कॉलिंग इंडिया ईयू रिलेशनशिप लूजिंग इट्स मोमेंटम, स्लो मूविंग एंड फ्रेगमेंटेड. अब हम बात करते हैं कि वाई इंडिया ईयू रिलेशनशिप हैज सर्टेन चैलेंजेस. और कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो? सबसे पहले इंस्टॉल्ड ईयू इंडिया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो BTIA है. इसके ऊपर जो हमारी मूवमेंट्स है वो काफ़ी कम है. 2007 से हम इसको नेगोशिएट करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ क्रूशियल इशूज़ पे हमारे डिफरेंसेस अभी भी बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ईयू डिमांड कर रहा है कि आप अपने ऑटोमोबाइल के ऊपर जो ड्यूटी लगाते हो उसको कम करिए, आप वाइन्स के ऊपर टैक्स रिडक्शन करिए, आप एक स्ट्रॉन्ग IPR रिजाइम बनाइए. लेकिन इंडिया कहता है कि आप पहले हमें डाटा सिक्योर स्टेटस दीजिए. ठीक है. ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, वो फ्रीली मूव कर पाए वहाँ पर. फिर उसके साथ साथ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो आप हमें एक मेजर लगा के हमारे एक्सपोर्ट को वापस कर देते हो उसको आप रिलैक्स करिए. ठीक है. ट्रेड इम्बैलेंस है. इंडिया अकाउंट करता है यू के सिर्फ 1.9% ट्रेड का, लेकिन जो चाइना है वो लगभग 13.8% यू का ट्रेड कवर करता है. तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है. इसके साथ साथ इंडिया जो है वो उसकी परसेप्शन यू के रिगार्डिंग एक ट्रेड ब्लॉक की है कि वहाँ पर हमें एक पूरे ट्रेड ब्लॉक के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा. इसलिए इंडिया बायलेटरल रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रेफर करता है जब वो यू से मिलने जाता है. तो उसके साथ साथ ह्यूमन राइट कंसर्न्स हैं यू के. वो मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने का वो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट था. ठीक है. और अगर हम देखो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्डर मटेरियल भी दे रहा हूँ कि इंडिया यू पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए. इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ने हैं. क्योंकि अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कि डिफरेंट फोकस एरियाज ऑफ इंडिया यू पार्टनरशिप तो आप उसको यूज कर सकते हैं. वापस आते हैं, अब आता है हमारे थर्ड माइक्रो पार्ट पर कि अपॉर्चुनिटीज क्या है स्ट्रॉन्गर टाइज की. ठीक है. पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि अब ईयू चाहता है कि वो चाइना से थोड़ा दूर जाए क्योंकि चाइना की जो दोस्ती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, काफ़ी कंडीशनली है. ठीक है. तो इस हिसाब से इंडिया और ईयू एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकते हैं. इसके साथ साथ विद यू बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इंडिया यू की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो फ्यूचर में और स्ट्रांग हो सकती है. ठीक है. इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको और बढ़ा सकता है यू के साथ पार्टनरशिप करके और नए जो हमारे जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको और उसमें नए एंगल भी डाल सकता है, उसमें नई डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है.
फिर दोनों के जो इंटरेस्ट है इंडियन ओशियन में वो कन्वर्ज हो रहे हैं। इंडिया कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा ईयू का इन केस यूएस ग्लोबल लीडरशिप से रिट्रीट करता है। इसके साथ साथ गवर्नेंस हो गया, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, या फिर ह्यूमन राइट इशू हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जहां पर इंडिया ईयू एक तरफ देखने को हमें मिलते हैं। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग जो पार्टनरशिप है वो एविडेंट है। तो ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, और आप तीनों ही माइक्रो पार्ट अगर एड्रेस कर लोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विद दिस ये मैंने आपको आज नए 4 क्वेश्चन और कवर करवा दिए हमारे GS2 के लेक्चर 40 में। ठीक है, तो आपको इनको खुद लिखना है, आपने देखना है कि अपना आंसर आपके इन सिनॉप्सिस के आंसर के रिस्पेक्ट में कितना अच्छा है। ठीक है, क्या आपने कोई न्यू पॉइंट लिखा है, इनोवेटिव पॉइंट लिखा है, तो वो पक्का अपने कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई इशू है या कोई सजेशन है या फिर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, प्लीज शेयर करिए, वी विल अप्रिशिएट देम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।